स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य। मैं आपको इसका पूरा आगे की बात, इस श्लोक का पूरा अंश सुनाता हूँ। निरपश्य चित्तम कृपणस्य वित्तम द्रुजनानाम मनोरथा। अर्थ इसका यह है कि राजा का मन, कंजूस का धन और दुर्जनों की इच्छाएं देवता भी नहीं जान पाते, तो मनुष्य कैसे जान सकता है। यह कहावत बताती है कि स्त्री का स्वभाव और पुरुष का भाग्य बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, जिन्हें कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकता। श्लोक की बात करते हैं हम। निरपश्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जनानाम मनोरथा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। अर्थात राजा का मन, कंजूस का धन, बुरे लोगों की इच्छाएं, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इन सबको देवता नहीं जान पाते, तो मनुष्य क्या जान सकता है। यह एक नीति वचन है जो जीवन के कुछ अनिश्चित और गूढ़ पहलुओं, जैसे कि स्त्री का स्वभाव और पुरुष का भाग को दर्शाता है, जिन्हें समझना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, और यहाँ तक कि देवगण भी इन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाते। फिर इस संसार में किसकी हिम्मत है, ये जो संविधान कानून ये सब बने हैं, हम सनातनी और मानते हैं सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से वेदों की गाथा को नकार नहीं पाते हैं। वेदों की सत्य को भी हम कहीं ना कहीं स्वीकारते हैं। तो यही सत्य है कि स्त्री का चरित्र कब कैसा क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। उसके लिए न संविधान है, न कानून है, और उसे ना मान मर्यादाओं की चिंता होती है। इसीलिए इसको हम यह भी कहते हैं कि संस्कार और संपत्ति दोनों भिन्न चीज़ें हैं। संस्कार जड़ है आदमी के जीवन के लिए, जो बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाती है। संस्कार विहीन समाज हो या व्यक्ति निश्चित रूप से भटकता है और अपराध को समर्पित हो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। यही हुआ मुकेश झा के साथ भी। उसने पहले तो शादीशुदा स्वयं भी था वो, और एक ऐसी स्त्री से वो संलिप्त हुआ, ऐसी स्त्री के मुँह पास में फंस गया कि जो वो खुद भी विवाहिता थी, और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। कैसा आकर्षण हुआ कि दोनों निकट आते गए, और निकट आते आते यहाँ तक कि दोनों ने विवाह भी रचा लिया। उनके लिए न कानून था, न संविधान था, न समाज था, न परिवार था। ये जो अनीता चौधरी, जिसे झांसी में पहली महिला ऑटो चालक होने का श्रेय मिला, और जो मैं समझता हूँ उसको सम्मान की झड़ी और एक ओहदे की इतनी अच्छी पहचान हुई कि उसके ऑटो में एसएसपी, डीआईजी और कई अवसरों पर उसे सम्मानित भी किया गया। झांसी स्मार्ट सिटी की बात होती है, और ये बात होती है कि महिला और पुरुष बराबरी के हकदार हैं, कानून भी ये कहता है। तो कई ऐसे मौक़ों पर, ऐसे अवसरों पर अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। उसका लगातार सम्मान और ओहदा आगे इस तरह से परिलक्षित होता गया, इस तरह से सुर्खियों में आया कि उसका अपना प्रेमी कहीं अपने आप में वो कमतर महसूस करने लगा, और ये सब उसकी प्रसिद्धि अनीता चौधरी की उसे कुंठा और
कई चीज़ों में सालती रही मुकेश झा को, और उसकी हालत ये हुई कि इन दोनों के बीच दूरियां होना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि मुकेश झा, जो जिसके पिता या जिसके पूर्वजों ने उसे अपने संपत्ति से ओरछा में एक होटल का निर्माण करा के व्यापार के लिए दे दिया था कि करेगा, बच्चों को अपने भली भांति पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो उस गेस्ट हाउस होटल के जो आय होती थी उससे अनीता चौधरी के लिए बर्बाद करता था, और परिवार भी उसको इस बात के लिए कई बार रोक टोक चुके थे, लेकिन कहते हैं कि आँखों पर जब पट्टी हो तो फिर उसे संभाल पाना, वही जो मैंने श्लोक भी पहले कहा कि त्रिया चरित्रम और पुरुषस्य भागम, तो ये सत्य है कि कब क्या हो। और ये मुकेश की स्थिति जब ये हुई कि अनीता चौधरी उसे छिटकती रही, उससे दूर भागती रही, और मुकेश उससे लिपटने के लिए, उसको पाने के लिए इतना पागल दीवाना या इतना मगरूर इसमें हुआ वो, कि उसने सारी हदें पार की। और जिस दिन उसने शादी रचाई थी उसी दिन उसने एनिवर्सरी तो नहीं मनाई, लेकिन अनीता चौधरी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने भी इस मुख्य हत्यारोपी को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया। हालांकि अनीता चौधरी के परिजनों के द्वारा, उसके पति के द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। एक मुकेश झा तो मुख्य आरोपी है ही, और वही असली कातिल है, और उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसके मुकेश झा के बहनोई को भी इसमें नामजद कराया था, मनोज झा को। और ये मुकेश झा का पुत्र जो अभी संभवतः बालिग है या होने वाला है, तो इन दोनों को भी नामजद कराया था। पुलिस ने इनको पहले से पकड़ रखा था। और एक और तथ्य भी इसके पीछे है कि मुकेश झा के पास लगातार ये तमंचे कहाँ से आए। भाई एक बार पहले भी, अभी 2 महीने पहले भी ये पकड़ा गया था, अनीता को दबाव में लेने के लिए, उसे भयभीत करने के लिए कि किसी भी तरह वो इससे संपर्क और संबंध बनाए रखे, जारी रखे, लेकिन वो इससे दूर भाग रही थी। तो पुलिस ने उस समय भी पकड़ा था और तमंचा भी बरामद हुआ था। उसके बाद फिर एक बार फिर इसने यही प्रयास किया, तो तमंचा इसके हाथ में लिए देखा गया। फिर जब इसने हत्या की तो वो तमंचा ये कार में छोड़ के भाग गया। इसने पुलिस को भी चकमा दिया कि नौट घाट के पुल पर उसने अपनी कार छोड़ी, और इस तरह से उसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया घटना के बाद अपने क्रियाकलापों को, कि पुलिस भ्रमित होती रहे। उसकी तलाशी होती रही नदी में कि कहीं इसने कूद कर आत्महत्या न कर ली हो। कितना अजीब स्थितियां उसने पैदा की। यहाँ उसे ये भी चिंता नहीं रही कि उसका पुत्र और उसका बहनोई निरर्थक रूप से पुलिस की कस्टडी में है। और इतना ही नहीं, एक और तमंचा जब वो पकड़ा गया मुठभेड़ के दौरान, तो फिर एक पुलिस ने बरामद किया। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि ये तमंचा कहाँ से आता रहा। तो मैं समझता हूँ ये भी कहीं ना कहीं उसके संपर्क का कोई व्यक्ति है जो लगातार उसे अवैध रूप से इस तरह के तमंचों को उपलब्ध कराता रहा। तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में है या पुलिस के रडार पर है, और निश्चित रूप से वो पकड़ा भी जाएगा। तो अब देखना यह है कि मुख्य आरोपी जब गिरफ्तार हो चुका है, उसको मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी हुई है और वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या निर्दोष बख्शे जाएंगे या फिर इनको भी मुकेश झा के किए अपराध की सजा भुगतनी होगी। 4-5 जनवरी की रात्रि में थाना नवाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो पलट गया है और एक महिला की दबकर मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना नवाबाद पुलिस तत्समय मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की गई थी। प्रकरण में तत्समय परिजनों द्वारा एक तहरीर शंका के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई थी। उसमें जो मुख्य आरोपी मुकेश झा नाम का व्यक्ति था, आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भगवनपुरा के पास करगुआजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ उसको देखा गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसको
पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के रोकने पर वह नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए मौके से उसको गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसने प्यार में धोखा मिलने के कारण ये घटना कारित की थी। प्रकरण में 2 अन्य अभियुक्तों को भी नामजद किया गया है। उनके विरुद्ध सभी साक्ष्य अभी जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्य क्रम में अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है।